हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे, जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इन 7 प्रैक्टिस सेट की लिंक आपको मिल जाएगी। साथियों, सुबह के टाइम ध्यान रखिएगा, मैं अंकित भाटी सर की जो बुक आई है उसका प्रैक्टिस कराता हूं, और शाम के टाइम घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ज़रूरी है। तो आज 7 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रैक्टिस सेट की मिल जाएगी, तो आपको वहां से जाके सारे प्रैक्टिस सेट देख लेना है। ठीक है, आज की क्लास का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ए रहा। लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप देश है भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मालदीव का। किसका? मालदीव। ऑप्शन डी पर हम लोग जाएंगे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब अगर आपसे पूछ ले कि भारत में राज्य कितने हैं तो लिखिएगा 28। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो साथियों 8 हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह हो जाएगा लद्दाख। कौन सा? लद्दाख सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। और अगर पूछ ले आपसे कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो साथियों छापिएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी इंग्लिश में कहते हैं इसको, यूनियन टेरिटरी, शॉर्ट में बोलते हैं यूटी। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है? देखिए, जो गुड़ी पड़वा है यह महाराष्ट्र का मतलब अच्छा फेस्टिवल है एक, ध्यान रखिएगा, राज्य त्योहार। ठीक है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार में मनाई जाती है, आप सब लोग जानते हैं। और वो जो दुर्गा पूजा है यह पश्चिम बंगाल का फेमस त्योहार है। दुर्गा पूजा बड़ी ही धूमधाम से पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। लेकिन जो बैसाखी है यह उत्तर प्रदेश इन्होंने गलत दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यही क्या है, यही युग्म सही नहीं है। ऑप्शन बी पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को रिक्त स्थान कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो इसका ध्यान रखिएगा, स्तर विन्यास कहते हैं। क्या? स्तर विन्यास कहते हैं। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, 5वां ए रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाते हैं यह हम लोग मनाते हैं कब? 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि रेगुलर क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिले तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से होता क्या है कि आप जब भी क्लास का नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो साथियों जैसे ही मैं यहाँ से क्लास अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिएगा। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था स्थित है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। ठीक है, कहाँ पर? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिएगा। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो जो रूमी दरवाजा है यह साथियों कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। ऑप्शन बी पर हम लोग जाएंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट्स ट्रुथ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो यह साथियों महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ध्यान रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है, लेकिन मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो साथियों यह लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, गुजराती में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 माह तक। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा प्रायोजन। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की व्यवस्था नहीं है। यह तीनों सही हैं। ठीक है, तो यही क्या है, विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। तो यह किया था साथियों किसने, फ्रांस ने। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, कब किया था फ्रांस ने, 1954 में सबसे पहले स्टार्ट किया था। ठीक है, आइए 12वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे कौन। तो इसके अध्यक्ष थे वाई एच मालेगम। ठीक है, वाई एच मालेगम करेक्ट आंसर है। आइए मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। मीरा सेठ समिति का संबंध था साथियों किससे, हथकरघा के विकास से। ठीक है, हथकरघा के विकास से इसका संबंध था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का हमें चयन करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी, यह की गई थी कब, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1951 से 1956 के बीच। ठीक है, 1951 से 1956 के बीच। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना साथियों शुरू की गई थी 1961 से 1966। ठीक है, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1969 से 1974 और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। मतलब पहले का हो जाएगा दूसरा, दूसरे का हो जाएगा तीसरा। तो पहले का दूसरा किस में मिल रहा है, पहले का दूसरा ये है और दूसरे का तीसरा ये है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को हम लोग क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से गुजरती, किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है। जो ध्वनि होती है इसकी चाल सबसे ज्यादा ठोसों में होती है। ठीक है, ध्वनि की जो चाल होती है ठोसों में ज्यादा होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। आइए 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह है टाइलिन। जो उसका बायोलॉजी का अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है, तो आपसे भी अब परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। एक लाइन में सुनिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। अगला प्रश्न देखिएगा। आइए देखिए, प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती हैं, हम सब लोग जानते हैं, जिसे पीईटी कहा जाता है। पीईटी का विस्तारित रूप क्या होता है। ये वाला पीईटी मत समझना जो आप लोग पेपर देने जाएंगे, पैट मत समझ लेना। ठीक है, पीईटी का जो फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, प्लास्टिक की बोतलों से संबंधित प्रश्न है, तो इस पीईटी का मतलब हो जाएगा विस्तारित रूप जो होगा वो होगा पॉलीथाइलिन टेरिफिथिलेट। ठीक है, ऑप्शन ए पर लॉक कर देंगे। ठीक है, पॉलीथिलिन टेरिफिथिलेट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों मैग्नीशियम सल्फेट को जानते हैं। ठीक है, अगर मैग्नीशियम सल्फेट का आपसे फॉर्मूला पूछ दे तो लिख लेना MgSO4। क्या होता है, MgSO4, दैट्स योर आंसर। आइए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता साथियों समान स्वतंत्रता के अधिकार में आती है। स्वतंत्रता अधिकार आर्टिकल 19 का फर्स्ट सब क्लॉज फर्स्ट। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। और साथियों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमें। ठीक है, कहीं भी घूमने फिरने की 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वह साथियों उसी के तहत एक स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। आर्टिकल 19 में इनका उल्लेख है। आइए भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सब लोग जानते हैं कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनका बहुत बड़ा योगदान है संविधान को लिखने में। आइए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है
और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा जो है देखने में बड़ी लगती है, लेकिन लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संघटक हैं? संघटक जो भारतीय संसद के हैं, तो इसमें राष्ट्रपति भी आता है, राज्यसभा भी आती है और लोकसभा भी आती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हो रहे हैं, तो इसका ऑप्शन डी लगा देंगे आंसर। ठीक है, उसमें क्या कौन कौन आते हैं ध्यान रखिएगा। जो भारतीय संसद है इसके संघटक जो हैं, राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा है और लोकसभा है। तो ऑप्शन डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बढ़े आगे, आइए 24 नंबर का प्रश्न देखिएगा फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां वाहन कहा जाता है? जो प्राक्कलन समिति है इसकी जुड़वां वाहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। यूपी SSS का फेवरेट प्रश्न है, स्टार लगा के छापना इसको। ठीक है, जुड़वां वाहन किसको कहते हैं? लोक लेखा समिति को, प्राक्कलन समिति की जुड़वां वाहन। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल होता है यह होता है साथियों, ध्यान रखिएगा कितना, 5 वर्ष का। ठीक है, आइए भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? जिस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस टाइम महात्मा गांधी को कहाँ पर बंदी बनाया गया था? तो वहाँ बंदी बनाया गया था कहाँ? मुंबई में। ठीक है, बम्बई में। अगला प्रश्न देखिएगा। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था किसने? ध्यान रखिएगा, यह कथन अति महत्वपूर्ण है। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। जहां 50,000 सैनिक वो कार्य नहीं कर सकते हैं जो महात्मा गांधी जी ने खुद अपनी दम पर करके दिखाया, इसलिए उन्होंने बोला था वन मैन बाउंड्री फोर्स। किसको? महात्मा गांधी को। ठीक है, और किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। सारे प्रश्नों को याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1912 में जो है कलकत्ता पहले हमारे देश की राजधानी थी, इससे ट्रांसफर करके कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। कब? 1912 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग उस समय भारत के वायसराय थे। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी 1934 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। आइए इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? खान अब्दुल गफ्फार खां को। ठीक है, आइए महलबाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? महलबाड़ी व्यवस्था तैयार किया था किसने? ऑप्शन ए होल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, आइए माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? माउंट आबू। ठीक है, यह स्थित है मशहूर दिलवाड़ा मंदिर के पास। निम्नलिखित में से समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है बौद्धों का, जैनों का, सिखों का या फारसियों का? तो यह है किसका? ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, ऑप्शन बी जैनों का। ठीक है, आइए कलिंग का युद्ध वर्ष डैश में हुआ था? कलिंग का युद्ध हम सब लोग जानते हैं 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना, आइए अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित फिर करना है। ठीक है ना, तो कौन सा 34वां प्रश्न है क्या? आइए देखिए, अलाई दरवाजा दिल्ली में किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहां ने। आगरा का किला। ठीक है ना, और साथियों ताजमहल। ठीक है, मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने। तो एकदम सही हो रहे हैं सभी आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? किसको कर दें लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सीधा आंसर ऑप्शन सी पर टिक करना है और आगे बढ़ना है। आइए वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना की थी पुष्पभूति ने। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना आमतौर पर हर रिक्त स्थान बाद की जाती है, तो जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? 10 वर्ष बाद। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन सी टिक कर देना है। अब आइए आगे बढ़िएगा। देखिए इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है?
तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 की अनुसार पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 24.56%। अगर आपसे पूछ ले 2021 में कितना है, तो 2021 में साथियों 24.62%। ज्यादा बहुत फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। आइए दोनों ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ पर? ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए 39वां प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो हम सब लोग जानते हैं नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। आइए अब देखिए राजधानियां हैं, एक तरफ मुद्राएं हैं। देखिए देश की राजधानी, देश हैं, एक तरफ मुद्राएं दी गई हैं, मिलान करना है तो मिलान करिएगा। मिलान करना है इसका, पहले का हो जाएगा बुल्गारिया की होती है बुल्गेरियन लेब, ठीक है। बुल्गारिया की है बुल्गेरियन लेब। अगर ऑप्शन बी की बात करते हैं तो बी का हो जाएगा कौन सा? देखिएगा, देखिए एक मिनट, बुल्गारिया की हो जाएगी बुल्गारियन लेब। क्या है मुद्रा? बुल्गारिया की। पेरू की क्या है? पेरू की है साथियों न्यूबोसोल। क्या है? पेरू की है न्यूबोसोल। और अगर इस इजराइल की बात करते हैं तो इसकी है न्यू सेकिल। और चेक गणराज्य की है कोरानू, ठीक है। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा? देखिएगा कौन से नंबर का प्रश्न है? 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन कौन से पर जाएंगे? बी पर। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। आइए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ें। आइए अब देखिएगा हिंदी के प्रश्न। एक है चपला और एक है चपल का समरूपी भिन्नार्थक है। चपला बिजली और चपल तेज। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न देखिएगा, विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि आ रही है? तो इसमें जो संधि बनेगी व्यंजन संधि। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो विष्णु का जो पर्यायवाची नहीं है वह है साथियों कौन सा? मुक्त पुरुष, ठीक है। ऑप्शन डी पर जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो दक्षिण का क्या होगा? दक्षिण का होगा वाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण का पश्चिम मत मार देना, पूरब ना दायां, दक्षिण का होगा वाम विलोम शब्द, ठीक है। आइए 49 का ए, 50 का देखिएगा, किनारे लगना मुहावरे का उपर्युक्त शब्द है, उपर्युक्त अर्थ है। किनारे लगना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा किसी कार्य का समाप्त होना। नौका पार लग गई है, ठीक है, नौका किनारे लग गई है तो क्या हो गया? पार लग गया, मतलब किसी कार्य का समाप्त होना। और आज की क्लास यहाँ पर समाप्त भी होती है। 50 प्रश्न मैंने आपको करवाए। अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कितना सही कर पाए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और साथियों ध्यान रखिएगा, क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली क्लासों का नोटिफिकेशन सुबह मिल सके। और साथियों सुबह मिलते हैं फिर। कल होगा 15वां प्रैक्टिस सेट। अंकित भाटी सर की बुक का जो 15वां प्रैक्टिस सेट है यह सुबह आपको करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।